अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलमान इजी आईटी से। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि स्प्लैश स्क्रीन को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे अपने एप्लीकेशन के या सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप में कॉल कर सकते हैं। तो जितना हमने काम कर लिया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ज़रा हम लुक है वो ज़रा चेंज करते हैं ताकि ये मज़ीद प्रोफेशनल वे के अंदर नज़र आए। वैसे नॉर्मली स्प्लैश के बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई डिज़ाइंड इमेज लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जब स्टार्ट होते हैं तो उनकी स्प्लैश जो होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो नॉर्मली वो बैकग्राउंड इमेज डिज़ाइंड होती है और वो इस फॉर्म के बैकग्राउंड पर अप्लाइड होती है, जिसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि अब हम जब भी इस फॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस लोकेशन के ऊपर आ रहा है। हालांकि नॉर्मली जो स्प्लैश होती है वो स्क्रीन के सेंटर में आती है। तो अब वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आप इस फॉर्म को सिलेक्ट करें। इसकी प्रॉपर्टी होगी स्टार्ट पोजीशन की। यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ स्क्रीन। नाउ अब इसे रन करें तो ये अब स्क्रीन के सेंटर में फॉर्म डिस्प्ले होने लग गया। नाउ नेक्स्ट जो हमने कंट्रोल देखना है वो है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार आपको कॉमन कंट्रोल्स के अंदर मिलेगी। इसे हम ड्रैग ड्रॉप करके अपने फॉर्म पर ले आते हैं। इसकी हाइट विड्थ आप अपने मुताबिक सेट कर लें। अभी फ़िलहाल ये प्रोग्रेस बार कुछ भी नहीं करेगी, जस्ट आपको डिज़ाइन में नज़र आएगी। जैसे हम रन करें तो देखें ये हमें जस्ट नज़र आ रही है, इसमें कोई प्रोग्रेस या कोई लाइन वगैरह नहीं चल रही। प्रोग्रेस बार पर वर्क करने से पहले हम अपने फॉर्म का डिज़ाइन ज़रा बेहतर कर लेते हैं कि ज़रा हमें दिखने में ये अच्छा लगे। तो सपोज हम इसे थोड़ा सा वर्टिकल कर लेते हैं। कंपनी नेम का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट का। सॉफ्टवेयर का नाम आ गया आपका सेंटर में। ये तमाम आप कंट्रोल्स एक साथ भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये पहले से कुछ बेहतर है। अब हम आते हैं इस प्रोग्रेस बार की तरफ। प्रोग्रेस बार का कंट्रोल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बार है जिसमें आपकी प्रोग्रेस शो हो रही होती है। तो ये प्रोग्रेस किसी काम की भी हो सकती है या कोई वेटिंग के ऊपर आपने अपने यूज़र को रखना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सबसे पहले इसका एक प्रॉपर नाम दे दें। प्रोग्रेस बार के लिए मैं यूज़ करता हूँ सपोज पीबी एज ए प्रीफिक्स, और हम आगे इसका जो नाम देते हैं वो लोडिंग का देते हैं, पीबी लोडिंग। इसका हमने नाम रख लिया। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको
एक मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम की यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आएगी। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं टोटल जो आप इस बार के ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी 100 डिफाइंड है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं कि हमारी सपोज इस बार के ऊपर टोटल 100 पॉइंट्स हैं और यहाँ है इसकी वैल्यू जो ज़ीरो के ऊपर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 20 करूँ तो ये देखें आप, वो 20 की आपको शो करवा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस जो है अब तक 20 आ चुकी है। इसी तरीके से हम इसे 40 करें तो ये यहाँ तक आपकी प्रोग्रेस शो होगी। अब ये क्योंकि हमने प्रोग्रामेटिकली करना है, अपनी कोडिंग के थ्रू करना है, तो उसे हम किस तरीके से करते हैं वो स्टार्ट करने से पहले हम इसे दोबारा ज़ीरो पर कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें अब हम प्रैक्टिकली कोड राइट करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम जो सिनेरियो है या जो हम काम करना चाहते हैं हम उसे विजुलाइज कर लें कि हमने करना क्या है, देन हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उसे कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो केस है वो ये है कि जिस टाइम पर ये स्प्लैश लोड होगी तो मुझे सपोज 4 to 5 सेकंड तक इस स्क्रीन को वेट करवाना है और उस दौरान हमारी ये प्रोग्रेस चलेगी। तो बज़ाहिर यूज़र को ऐसे लगेगा जैसे बैक पर कुछ काम हो रहा है और जस्ट वो एक प्रॉम्प्ट होगा थोड़ी देर के लिए जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र को दिखा सकते हैं, अपने स्प्लैश को स्टे करवा सकते हैं उतने टाइम तक स्क्रीन पर। और इसके लिए अभी मैं एक डमी टाइप की वर्किंग करूँगा, लेकिन नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो ERPs होते हैं, उनकी जब स्प्लैश रन होती है तो बैकग्राउंड पर प्रॉपरली काम हो रहा होता है, यानी डिफरेंट फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो लोड हो रही होती हैं, तो उसकी प्रोग्रेस वो शो करते हैं। तो उसके लिए बैकग्राउंड वर्कर पीछे यूज़ होता है, डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं उनकी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। तो उन्हें अभी यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम जस्ट डमी एक सिनेरियो बना रहे हैं कि जिसमें हम अपनी स्क्रीन को 4 to 5 सेकंड के लिए हम अपने स्प्लैश स्क्रीन को रोकेंगे और उस दौरान हमारी ये प्रोग्रेस बार 0 से 100 तक मूव करेगी। तो उसके लिए मुझे सेकंड्स को अगर मेजर करना है तो हमें एक और कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि है टाइमर का। उस टाइमर के कंट्रोल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो है कहाँ पर, उसे हम इस सर्च बार से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ टाइमर लिखें तो ये कंपोनेंट्स की कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा और वैसे ऑल विंडोज़ फॉर्म्स के कंट्रोल्स में भी अवेलेबल है। हम इसे जाकर देखते हैं कि कंपोनेंट्स में ये हमें किस जगह पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमें लास्ट में अवेलेबल है। वैसे कंपोनेंट जब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था या सर्च किया था उस टाइम पर भी हम इसे डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो ये कंट्रोल आपका इस फॉर्म पर ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बॉटम पर ये कंट्रोल ऐड हो गया। जब ये टाइमर क्या है, टाइमर बेसिकली आपके क्लॉक या घड़ी जो होती है उस तरीके पर काम करता है कि आपकी घड़ी में जो आपकी सेकंड की सुई होती है वो जिस तरीके से मूव करती है, उस हर टिक के ऊपर हम कोई इवेंट या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो जो गैप है उसका वो ज़रूरी नहीं है कि हम सेकंड्स के अंदर ही लें, कि वो जो आपकी जैसे मैंने बताया सेकंड्स की सुई है, हम वो जो उसका एक टिक का गैप है कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है, जो उसका टाइम इंटरवल है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए इस टाइमर की तो देखें यहाँ इंटरवल गिवन है जिसकी वैल्यू है 100। अब ये होता है यहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर, तो अगर हम इसे 1000 करेंगे तो ये 1 सेकंड कंसीडर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इंटरवल 1000 दे रहा हूँ, यानी 1 सेकंड बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड के बाद ये टिक करेगी या हर सेकंड के बाद मैं इसका टिक के इवेंट को कॉल करके या यूज़ करके कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ।
तो इसके इवेंट में है तो आपको एक ही इवेंट मिलेगा जो कि टिक का है। यहाँ से इसका इवेंट क्रिएट कर लें। इवेंट क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका है कि आप इस इवेंट की फील्ड के अंदर डबल क्लिक करें। इसने यहाँ पर हमें एक टाइमर का टिक इवेंट क्रिएट कर दिया। दूसरा इवेंट हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो इवेंट्स आपके डिफाइंड होंगे फॉर्म के ऊपर कोडिंग में, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ तक सेव कर लें। ओके, तो अब हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट थी हम चाहें तो उसको राइट कर सकते हैं। ये राइट करना यानी जो हम चाह रहे हैं उसे राइट करना, ये हमारा सूडो कोड कहलाता है, जिसे हम बाद में टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हम चाह क्या रहे हैं, अब वो लिखने के लिए अगर मैं वैसे यहाँ पर राइट करने लगूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये इसे सी शार्प का कोड समझ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट के लिए ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस आप दे सकते हैं, या फिर 3 दफ़ा आप फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो इस तरह की समरी टाइप बन जाएगी। ये समरी जो है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ये हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिंपल कमेंट्स करते हैं। और ये जो कमेंट्स हैं ये हमारे कोड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करते, यानी हमारे प्रोग्राम का फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट नहीं होते, ये जस्ट डेवलपर के नोट्स होते हैं। तो हम चाहते क्या हैं यहाँ पर कि तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जब स्क्रीन हमारी लोड हो या ये फॉर्म जिस टाइम लोड हो तो इसने 5 सेकंड तक रुकना है, और हर सेकंड पर हमने प्रोग्रेस जो है वो रन होते हुए शो करवानी है। और देन जब 5 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने इस फॉर्म को हाइड करके देन अदर फॉर्म को शो करवा देना है। अब इस हम कोड में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखें व्हेन स्क्रीन लोड, तो इट मीन्स के जब ये फॉर्म लोड हो रहा हो हमें वो इवेंट चाहिए या वो हमें पॉइंट चाहिए जब ये फॉर्म लोड हो रहा है, ताकि हम ये कोड अपना वहाँ से स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के हमारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ आप देखें तो ये लोड का इवेंट है, इसे हम क्रिएट करते हैं। ये हमारा लोड का इवेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, फिर है कि हमने 5 सेकंड तक रुकना है। अब रुक कैसे सकते हैं हम, उसके लिए हमने टाइमर का कंट्रोल ऐड किया था, और इसमें हमने इंटरवल रखा है 1000 का, मींस 1 सेकंड, और इसका टिक का इवेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये टाइमर आपका फॉल्स होता है। देखिए इनेबल्ड फॉल्स होता है, मींस कि आपका जो कंट्रोल है ये इनएक्टिव है। जब हम इसे इनेबल करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और टिकिंग स्टार्ट कर देगा। तो अब हमने सबसे पहले लोड में यही करना है कि जब ये फॉर्म लोड हो तो इस टाइमर को हमने इनेबल कर देना है। टाइमर का नाम लिखेंगे, जैसे हमने टाइमर लिखा डॉट प्रेस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमें वहाँ नज़र आई थी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी इंटेलिसेंस के अंदर। उसमें से हमने इनेबल्ड को सिलेक्ट किया। अभी इंटेलिसेंस हमें हेल्प कर रही है ख़ुद कोड राइट करने में। ये विजुअल स्टूडियो 2022 हमें हेल्प आउट कर रहा है कोड को सजेस्ट करके। तो हम इसे टैब क्लिक करके देन सजेस्टेड कोड को परमानेंट कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये टाइमर 1 इनेबल ये क्या करेगा, यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट कर देगा। ओके, अब ये जो टाइमर 1 है ये जब ये स्टार्ट होगा टाइमर 1 तो आपका ये टिक का फंक्शन कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 5 टाइम्स कॉल होगा। वो कैसे करना है, अब हमने इसको 5 टाइम तक कॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, या इसको हमें काउंट करना पड़ेगा कि ये कितनी दफ़ा ये इवेंट कॉल हुआ है। तो मीन्स जब ये इवेंट 5th टाइम कॉल होगा तो
मीन्स हमारे 5 सेकंड उस टाइम कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए हमें इसे मेजर करने के लिए अब वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल आपकी एक नेम्ड स्पेस होती है, यानी मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगी और उसका एक नाम रखा जाएगा जो भी आप उसे देंगे, और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन या वैल्यू स्टोर रहेगी। तो ये मेमोरी में जो क्रिएट हो रहा है तो ये टेम्परेरी है, और आपकी नेम्ड है लोकेशन या नेम्ड स्पेस है, तो हम इसे उस नाम से कॉल कर सकते हैं। फिर इसकी कोई डाटा टाइप भी होती है। डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको इसका आइडिया प्रॉपर ना हो तो आप लिंक में दी हुई मेरी सीक्वल सर्वर की वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने डाटा टाइप्स को बताया था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स को डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट है। तो सी शार्प में अपना सिंटैक्स है, और ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा टाइप्स आपको यहाँ पर मिले वो VB.NET में भी एज इट इज़ हों, C++ में भी एज इट इज़ हों, PHP में भी। तो डाटा टाइप्स होती तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, लेकिन उनको यूज़ करने का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने काउंट करना है तो उसके लिए हम एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। उसे मैं नाम दे देता हूँ प्रोग्रेस काउंट। सी शार्प के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का या डिफाइन करने का ये तरीका है। अब इस वेरिएबल का एक स्कोप होता है, वो फिर हम फर्दर जब नेक्स्ट मूव करेंगे फॉर्म्स पर तो वहाँ पर मैं मज़ीद इसको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम इसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। अब ये मैंने इंट टाइप का वेरिएबल दिया है। इंट टाइप का वेरिएबल इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो इज़ इक्वल टू 0 होती है। तो मुझे ये 0 डिफ़ाइन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होगा। ओके, नाउ अब हमने ये सेकंड लाइन में लिखा है कि ईच सेकंड के लिए हमने प्रोग्रेस को रनिंग शो करवानी है, प्रोग्रेस बार के अंदर इम्प्रूवमेंट शो करवानी है। तो उसका क्या तरीका है कि हर दफ़ा जब भी टिक होगा, प्रोग्रेस बार जो अपनी डिफ़ाइन की थी पीपी लोडिंग डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, सपोज भी मैंने वैसे डिफ़ाइन कर दी 20। अब ये वैल्यू है फिक्स कि हर दफ़ा जब भी ये टिक कॉल होगा तो इसकी वैल्यू 20 सेट कर दे। लेकिन हमने इसको इंक्रीज़ होते हुए दिखाना है। तो उसके लिए सी शार्प के अंदर एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को पिक करूं और उसमें जमा कर दूं मज़ीद जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम 0 होगी। जब ये फर्स्ट टाइम आएगा 0 + 20 असाइन हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड टाइम इसकी 20 + 20 40 हो जाएगी। थर्ड टाइम 40 + 20 60 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलेगी। अब इसे हमने इस तरीके से करने के बजाय हम इसे इस वेरिएबल के थ्रू करते हैं। इसका जो वैल्यू है उसकी जगह पर मैं इसे असाइन कर देता हूँ ये वेरिएबल, और हर टिक के ऊपर हम इस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं 20 का। बस एक दफ़ा हम रन करके चेक करते हैं कि अब क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, टिक चलना शुरू हुआ और अब ये चलता गया। तो अब जब इसकी वैल्यू 100 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी उससे ज़्यादा हुई तो इसने हमें एरर शो करवा दिया।
तो इसे अब हम इस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। उसका क्या तरीका है कि हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, कि अगर ये वैल्यू 100 से ज़्यादा हो रही है तो वो रुक जाए। तो उसे हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ प्रोग्रेस काउंट इज़ ग्रेटर देन 100, तो क्या करें, सबसे पहले तो ये टाइमर को स्टॉप करें ताकि ये मज़ीद टिक ना कर सके, ये मज़ीद कंटिन्यू ना करे। दूसरा, हमारे इस करंट फॉर्म को हाइड कर दे। यहाँ दिस से मुराद हमारा ये करंट फॉर्म है। और थर्ड जो है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है उसे कॉल कर लें, और वो कौन सा है, अभी फ़िलहाल हमारे पास ये फॉर्म 1 है, तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से शो करवा देते हैं। तो अब ये 20 का जो मैंने गैप दिया है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम 100 को 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है। मींस मैंने ईच सेकंड को जो 5 सेकंड्स तक हमने जाना है, तो हमने ईच सेकंड के लिए 20 पॉइंट्स एलोकेट कर दिए। इस इफ़ के अगेंस्ट हमारे पास एल्स की क्लॉज होती है, यानी हम बताते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो फिर यूं कर दो। तो उसके लिए हम इस तरीके से C# में इसे डिफ़ाइन करेंगे, और ये जो हमारा कोड है, इन लाइंस को हम इस एल्स में रख देते हैं। तो हम टिक जब भी होगा उस टाइम पर पहले चेक करेंगे कि प्रोग्रेस काउंट जो है उसमें क्या वैल्यू है। अगर वो 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो जस्ट टाइमर को रोक दो, ख़ुद को हाइड करो और नेक्स्ट फॉर्म को शो कर दो। अगर ऐसा नहीं है, इससे अभी कम है या अभी बराबर तक है, तो फिर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करो और वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्रेस बार को असाइन कर दो। सेव करके अब चला के देखते हैं इसे। यहाँ हम एक और अल्ट्रेशन कर लेते हैं कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू मेंशन करेंगे, ताकि वो 100 से किसी सूरत भी आगे ना जाए, वरना वो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ करने की सूरत में एरर देगा। अब इसे चला कर देखें। ठीक 5 सेकंड तक ये चला है, उसके बाद इसने नेक्स्ट फॉर्म को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी स्प्लैश डिज़ाइन कर सकते हैं और टाइमर या प्रोग्रेस बार को अप्लाई कर सकते हैं।